हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी10 क्लासेस। तो जी10 क्लासेस के अंडर फिजिक्स में मैग्नेटिज्म एंड मैटर के हम लोग ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच चुके थे। ऑलमोस्ट एंड को एंड में कन्वर्ट करने के लिए एक टॉपिक बचा था आपका हिस्टेरिसिस, विच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। आपका बोर्ड एग्जाम हो, स्कूल का एग्जाम हो, अभी तक वैसे भी मतलब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको 5 मार्क्स में हिस्टेरिसिस भी आ सकता है, इसके अंदर यूज होने वाले टर्म्स भी आ सकते हैं एक आध मार्क्स में, और हिस्टेरिसिस के बेस्ड कॉन्सेप्ट्स भी आ सकते हैं। अभी तक आप लोगों अगर आप लोग क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो अगर आपने अभी तक स्कूल में एग्जाम्स दिए होंगे, यूनिट टेस्ट हो गया, प्री बोर्ड्स हो गए, जितने भी एग्जाम्स दिए होंगे, आपको कहीं ना कहीं हिस्टेरिसिस, सॉफ्ट आयरन, स्टील, कोरेसिविटी, रिटेंटिविटी, रेमिनेंस, इन टर्म्स मतलब ये सारे टर्म्स आपको मिले होंगे कहीं ना कहीं। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है कि हिस्टेरिसिस क्या है या हिस्टेरिसिस का क्या अजीब सा ग्राफ बना रहता है, तो आई एम डेड श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद हिस्टेरिसिस आपको क्लियर होगा। और अगर एग्जाम में आपके हिस्टेरिसिस आएगा तो यू ऑल विल बी एबल टू सिक्योर फुल मार्क्स। ठीक है, तो हम लोग हिस्टेरिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले हिस्टेरिसिस पढ़ने से पहले आपको सिर्फ और सिर्फ दो टर्म्स से आप अवेयर होना चाहिए। अब दो टर्म्स प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाते हुए दिए गए हैं, बट स्टिल यहाँ पे अगर रिवाइज करिए जाए तो आपको एक पता होना चाहिए कि एक होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। हिस्टेरिसिस पढ़ने के लिए ये दोनों टॉपिक्स आपको पहले से पता होना चाहिए, बट अगर ये दोनों टॉपिक्स मैं आपको यहीं पे बता दूंगी सो दैट आपको प्रीवियस वीडियो में जाके ना देखना पड़े और 10 से 12 मिनट में आपका हिस्टेरिसिस कंप्लीट हो जाए। डिफरेंस जो होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में, वो ये होता है कि अगर आपका एक सब्सटेंस, एक मैग्नेटाइजेबल सब्सटेंस है, उसको आपने उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो क्या होगा कि उसके जो एटम्स होंगे, मतलब उसमें हर एटम का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो एक डायरेक्शन में अलाइन होने लगेगा। एज अ रिजल्ट जो पूरा सब्सटेंस है आपका वो कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, तो उसको उठा के हम लोगों ने कितनी इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है? हमने 2 टेस्ला में रखा है, 10 टेस्ला में रखा है। कितनी इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड में हमने उसको उठा के रखा है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, विच इज नथिंग बट जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लगा रहे हैं अपॉन में म्यू नॉट। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली कि हमने उठाया एक सब्सटेंस उठाया, इट कैन बी डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, कोई भी तरह का सब्सटेंस है, उठा के उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा। जो इंटेंसिटी होगी मैग्नेटिक फील्ड की, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आपका जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटाइज होने लगेगा, सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होने लगेगा। तो दैट मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मतलब ये क्या हो गया, ये आपका मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई ना, कि मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप हुआ है, और ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी हो गई। फाइन, so this is the difference between intensity of magnetization and magnetic field intensity. अब इसका हिस्टेरिसिस में क्या रिलेशन है? हिस्टेरिसिस कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए आपने एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया। कैसा सब्सटेंस लिया आपने? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया। अब इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को उठा के आपने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? इट गेट्स अट्रैक्टेड या इट गेट्स स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटाइज होने लगेगा, मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस होने लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आएगा कि मैग्नेटिक मूवमेंट उसके अंदर डेवलप हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम। तो जैसे ही आपने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रखा, हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएंगे, क्या होगा, सब्सटेंस जो है वो और मैग्नेटाइज होता जाएगा, मैग्नेटाइज होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि अब हम अगर H की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो सब्सटेंस हमारा मैग्नेटाइज नहीं होगा, क्योंकि भाई हर चीज का एक सैचुरेशन लिमिट होता है, हर चीज की एक लिमिट होती है कि हाँ, आपको खाना पसंद है तो ऐसा नहीं कि आपको मिलता जाएगा आप खाते जाएंगे, एक टाइम आएगा ना कि उसके बाद आप नहीं खाएंगे। तो वही टाइम जब आएगा कि जब आप H की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, आप मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, बट सब्सटेंस अब फर्दर ऑन मैग्नेटाइज नहीं हो रहा है।
तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना शुरू करेंगे। या तो आप बोल लीजिए कि आप मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करिए, या तो आप बोल दीजिए कि अब हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे। अब जैसे ही हम रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना शुरू करेंगे, क्या होगा, एक समय आएगा कि एच की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो लगता क्या है कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, मतलब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो क्या सब्सटेंस अब मैग्नेटाइज्ड रहेगा? तो हाँ, सब्सटेंस अब मैग्नेटाइज्ड रहेगा, सब्सटेंस के अंदर मैग्नेट की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी बची रहेगी। अब बची रही प्रॉपर्टी, अब हम फर्दर ऑन और डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अब एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एच, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जहां पे अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एच आई के प्रोपोर्शनल तो होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, बट क्या होता है हुआ इसका मतलब कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हमने क्या रखा, मतलब रफ आइडिया मैं आपको दे रही हूँ, फिर मैं आपको ग्राफ से समझाऊंगी कि आपने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा कहाँ पे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं कि हम H की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, सब्सटेंस आपका मैग्नेटाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, सब्सटेंस आपका मैग्नेटाइज हो रहा है। अब क्या हुआ, इसके बाद यहाँ पे आ जाता है सैचुरेशन पॉइंट। क्या आ जाता है, सैचुरेशन पॉइंट, मतलब कि अब फर्दर ऑन एच की वैल्यू आप बढ़ाइए, डजेंट मैटर आप कितनी बढ़ा रहे, आई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, किस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में। रिवर्स डायरेक्शन में एच की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे। फिर क्या होगा कि एच जब जीरो होगा तो यहाँ पे आई जो है आपका वो इक्वल टू जीरो नहीं होगा, ठीक है। मतलब हम सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर रहे हैं, मैग्नेटाइज करते करते एक सैचुरेशन पॉइंट आया, सैचुरेशन पॉइंट के बाद हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाने की कोशिश की, और वहां पे क्या हुआ, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एच की वैल्यू जीरो हुई बट आई जीरो नहीं हुआ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमने कंप्लीटली हटा ली, लेकिन सब्सटेंस अभी भी मैग्नेटाइज्ड है, कम मैग्नेटाइज है बट उसके अंदर अभी भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी वो होल्ड करके रख रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी फिर हम क्या करेंगे, फिर भी हम एच की वैल्यू को रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज करते जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आई जो है आपका जीरो हो जाएगा और एच जो है वो आपका नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, कि अब सब्सटेंस कंप्लीटली क्या हो गया, डीमैग्नेटाइज हो गया। तो ये ऐसा नहीं है कि एच जो है वो आई के साथ साथ चलता चला जा रहा है। इन द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, इसको अच्छा, इसको पहले आप समझ लीजिए फिर मैं लिखती हूँ कि इन द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, कि एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का हमने मैग्नेटाइजेशन किया, डीमैग्नेटाइजेशन किया, मैग्नेटाइजेशन किया, डीमैग्नेटाइजेशन किया, उस पूरे प्रोसेस में जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के पीछे रह जाता है। मतलब द लैगिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन behind magnetic field intensity in the process of magnetization and demagnetization of a ferromagnetic substance is called hysteresis। एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए कि माइट बी पॉसिबल कि एक मार्क में हिस्टेरिसिस की डेफिनेशन पूछी जाए। ये तो पूरी कहानी होगी जिसको अभी हम लोग ग्राफ से देख लेंगे, तो अब ग्राफ भी बना देंगे तो वहां पे 2-3 मार्क्स जितने का भी आएगा आपको फुल आउट ऑफ फुल ही मिलेगा। Hysteresis is what? Lagging behind of intensity of magnetization, या lagging of intensity of magnetization behind magnetic field intensity in the process of magnetization and demagnetization of a ferromagnetic substance is known as hysteresis। फाइन, उम्मीद करते हैं कि ये आपने नोट डाउन जरूर कर लिया होगा। सब्सटेंस कैसा होगा, फेरोमैग्नेटिक, वहां पे क्या होगा, सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करेंगे, सब्सटेंस को डीमैग्नेटाइज करेंगे, तो उस प्रोसेस में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है आपका वो H से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के पीछे कहीं ना कहीं लैग करेगा, एंड दैट लैगिंग इज नोन एज हिस्टेरेसिस। अब यहाँ पे बड़ा बड़ा एक बोर्ड पे लिखा हुआ है रिटेंटिविटी कोरेसिविटी। ये रिटेंटिविटी कोरेसिविटी क्या है, तो रिटेंटिविटी कोरेसिविटी की भी एक मार्क्स में डेफिनेशन आती है। अलोंग विद दैट क्या होता है कि इफ
आपको हिस्टेरिसिस 5 मार्क्स का आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे कि हिस्टेरिसिस की डेफिनेशन, फिर मैं जो ग्राफ बताने जा रही हूँ वो, अलॉन्ग विद दैट ये दोनों टर्म्स लिखेंगे। तो ये आपका हिस्टेरिसिस 5 का आएगा, तो 5 मार्क्स में आपको वो 4.5 नहीं दे पाएगा। अब हम लोग बनाते हैं ग्राफ। हमारे पास एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा है, तो वो अभी कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज है। मतलब क्यों? क्योंकि उसके जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स होंगे हर एटम का वो रैंडम डायरेक्शन में लाइंग होंगे, एंड एज अ रिजल्ट जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा सब्सटेंस का वो 0 होगा। मान लिया कि इस एक्सिस पे आप दिखा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और इधर दिखा रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, सब्सटेंस था कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज, इसको किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा गया। हम लोग सब्सटेंस को करते हैं मैग्नेटाइज। ठीक, हमने एच की वैल्यू को बढ़ाया, धीरे धीरे क्या हुआ, सब्सटेंस हमारा मैग्नेटाइज होता है। विद द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एच इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ने लगा। हम पहुंच गए ओ से कहा, ए पे। अब फर्दर ऑन बियॉन्ड ए अगर हम एच की वैल्यू बढ़ाएंगे तो सब्सटेंस अब मैग्नेटाइज नहीं होगा। तो ये क्या हो गया आपका सैचुरेशन पॉइंट। क्या हो गया ये आपका सैचुरेशन पॉइंट। क्या उसके बाद था कि सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचने के बाद एच की वैल्यू को हम रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे। अब हम लोग एच की वैल्यू को रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में हम लोग एक बार आप लोग बुक से एग्जैक्टली डायग्राम देख लीजिएगा, थोड़ा सा हो सकता है, खैर ऐसे भी बनाएंगे तो फुल ही मिलेगा, बट कर्व वगैरह की दिक्कत है, ड्रॉइंग प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या हुआ कि हमने एच की वैल्यू को, पहले हम लोग ओ से ए गए, एच की वैल्यू को बढ़ाए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ा, सब्सटेंस जो था वो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचा। उसके बाद हम लोग क्या किया, हम लोगों ने कि रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ाया। एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे बी पॉइंट आया, जहां पे क्या है एट बी, एट पॉइंट बी क्या है कि एच जो है वो 0 हो गया, बट सब्सटेंस जो है वो अभी भी मैग्नेटाइज है, आई इज नॉट इक्वल टू 0। सो दिस ओ बी इज नोन एज व्हाट, रिटेंटिविटी और रेमिनेंस। रेमिनेंस भी रिटेंटिविटी, रेमिनेंस या रेजिडुअल, इसको ये भी बोलते हैं, और रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड। रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड तो हट गई है, बट सब्सटेंस के अंदर अभी बची खुची जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज हैं, बची खुची जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, दैट इज व्हाट इज नोन एज रिटेंटिविटी, रेमिनेंस, रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड, आप उसको कुछ भी बोल दीजिए। उसके बाद क्या था कि अगर आपने वो जो हम लोगों ने फ्लो चार्ट देखा था, अगर आपने वो देखा हो, तो फर्दर ऑन हम रिवर्स डायरेक्शन में क्या करेंगे, इसको बढ़ाते ही जाएंगे। इसको हम फर्दर ऑन रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा आएगा सी, जहां पे जब हम लोग पहुंचेंगे तो क्या होगा, सी पॉइंट पे क्या हुआ कि आई आपका 0 हो गया, मतलब सब्सटेंस कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो गया, बट अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इसमें कुछ ना कुछ रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज कोरेसिविटी। कोरेसिविटी क्या हो गया आपका, ओसी डिस्टेंस इज नोन एज कोरेसिविटी। ठीक, फिर हम लोग फर्दर ऑन रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते चले जा रहे हैं, कुछ ये ऐसा मतलब एक स्मूथ कर्व बनता है। फर्दर ऑन हमने रिवर्स डायरेक्शन बढ़ाया, फिर क्या हुआ, डी पॉइंट कैसा हो गया कि अब हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, तो डी पॉइंट को क्या बोल दिया जाएगा, फिर से सैचुरेशन पॉइंट, जब आपने रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ाया। अब फिर से हम इसको क्या करेंगे, फिर से चेंज करेंगे। तो अब ये क्या होगा कि ये वाला जो ग्राफ है ये कभी भी अपना जो भी कह सकते हैं कि अपनी ट्रैजेक्टरी को रिट्रेस नहीं करता, क्योंकि इन द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन हम कभी भी बैक टू पवेलियन या बैक टू 0 नहीं पहुंच पाते। एच 0 करेंगे तो कभी आई 0 नहीं होगा, आई 0 होगा तो एच 0 नहीं होगा। तो एक आपको क्या होगा कि ये ग्राफ पूरा समझाना पड़ेगा, ओ से ए गए क्या हुआ, ए से बी आए, बी से सी आए, सी से डी आए, ई से, ये तक कुल मिला के यहाँ तक आपको एफ तक समझाना होगा, और लिखना होगा कि ये चीज, ये जो भी ग्राफ है ये कभी भी एक मतलब रिट्रेस नहीं करता अपने पाथ को। अलॉन्ग विद दैट आपको रिटेंटिविटी, रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड, रेमिनेंस, कोरेसिविटी, इतने टर्म्स समझाने होंगे। तो इसको बोलते हैं पूरा का पूरा क्या हो गया, ये आपका हिस्टेरिसिस। अब 1 मार्क्स में पूछा जाए व्हाट इज हिस्टेरिसिस, पूरा हिस्टेरिसिस समझाने को आए, या बोला जाए कि रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी क्या है ये समझाने को आए, तो मुझे लगता है कि 2-3 पेज तो आप लोग लिख ही सकते हैं। अब आता क्या है कि सॉफ्ट आयरन और स्टील का कंपैरिजन।
तो सॉफ्ट आयरन और स्टील का कंपैरिजन हम लोग पहले ही देखे थे, ये बना लीजिएगा याद से। सॉफ्ट आयरन और स्टील में एक ये प्रॉपर्टी थी कि एक जिसमें से था कि एक बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है और एक बहुत जल्दी डीमैग्नेटाइज होता है। तो जो कंपैरिजन आता है बोर्ड एग्जाम्स में वो बेसिकली किसमें आता है, सॉफ्ट आयरन एंड स्टील। ठीक, एक ग्राफ ये है जिसमें क्या है, देखिए रिटेंटिविटी काफी ज्यादा है और कोरेसिविटी काफी कम है, और एक ग्राफ आपका आएगा कुछ ऐसा। ठीक, तो ये जो है ये आपका किसका ग्राफ है, ये स्टील का ग्राफ है, और ये किसका है, सॉफ्ट आयरन का ग्राफ है। तो सॉफ्ट आयरन जो है, आप देख सकते होंगे कि सॉफ्ट आयरन का जो ग्राफ है वो काफी पतला सा है और स्टील का ग्राफ जो है वो काफी चौड़ा सा है। तो सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ स्टील। तो आप लिख सकते हैं रिटेंटिविटी रिटेंटिविटी ऑफ soft iron is greater than retentivity of steel। ठीक, सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी इतनी है, स्टील की रिटेंटिविटी इतनी ही है। तो सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी ज्यादा होने का फायदा क्या हुआ, कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं तो सॉफ्ट आयरन काफी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं, काफी ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट को होल्ड करके रखता है, रिटेन करके रखता है, मतलब उसके अंदर रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा रहती है। और सेम फॉर कोरेसिविटी अगर हम लोग देखें तो कोरेसिविटी ऑफ स्टील इज मच ग्रेटर देन कोरेसिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन। कोरेसिविटी ऑफ स्टील इज मच ग्रेटर देन, स्कूल में जब आएगा तो आपको सिर्फ ये ग्राफ बनाना है और ये दोनों पॉइंट दिखाने हैं कि सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी ज्यादा होती है और स्टील की कोरेसिविटी ज्यादा होती है। तो कोरेसिविटी ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि स्टील अगर एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो इसको डीमैग्नेटाइज करने में काफी ज्यादा समय लगता है, या काफी ज्यादा आपको रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी टू डीमैग्नेटाइज स्टील। तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी क्या निकला कि डीमैग्नेटाइजिंग of steel is time taking। स्टील को मैग्नेटाइज करने में बहुत समय लगता है, लेकिन अगर वो एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो उसको डीमैग्नेटाइज आप नहीं कर, मतलब आप कर सकते हैं बट एक टाइम लगेगा। और सॉफ्ट आयरन बहुत जल्दी, बहुत मतलब फटाक से मैग्नेटाइज होता है, लेकिन फटाक से डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, कि कौन कितना समय में मैग्नेटाइज होता है, कौन कितने समय में डीमैग्नेटाइज होता है, हम लोग बहुत सारी चीजें बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इलेक्ट्रिक बेल हो गया आपका, और भी बहुत सारे डिवाइसेस जो कि मेटल से आपकी बनी होंगी, जैसे ट्रांसफार्मर के कोर्स हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो गए, कोर्स ऑफ ट्रांसफार्मर हो गया आपका, और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो गए आपके। ये सारी मतलब जितनी भी डिवाइसेस हैं उसमें जो भी आपका मेटल वगैरह यूज होगा वो इसी उस पे यूज होगा, कि इसी मतलब प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि आपको सब्सटेंस को मैग्नेटाइज जल्दी करना है, या आप चाहते हैं कि वंस इट गेट्स मैग्नेटाइज वो काफी देर तक मैग्नेट की प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखे। तो आप लोग ये तीन चीज देख लीजिएगा एक बार बुक से। आपका हिस्टेरिसिस कंप्लीट हो गया है। हिस्टेरिसिस 5 मार्क्स तक में अगर कहीं पे भी आता है तो आप लोग इजिली कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू नो इज कि आप ग्राफ बना के रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी को समझाते कैसे हैं और हिस्टेरिसिस की डेफिनेशन लिखते कैसे हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अब हम लोग अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड एग्जाम्स, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स टू। बट अभी हमारा मेन फोकस बोर्ड एग्जाम्स पे भी है, क्योंकि हम लोग रिड्यूस सिलेबस लेके चल रहे हैं, सो दैट आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आपके अच्छे मार्क्स आए। खैर अगर आप रिड्यूस सिलेबस लेके चलेंगे भी तो आपके जो एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे उसके भी मेजर क्वेश्चंस तो कवर हो ही जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस होता है वहां का, पहले सेम होता था बट ड्यू टू दिस पैंडेमिक डिक्रीज किया गया तो इधर उधर हो गया है सब कुछ। अगर आपको हिस्टेरिसिस समझ में आया है
तो प्लीज हिट द लाइक बटन। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अब हमारी वीडियोस काफी जल्दी जल्दी आपको मिलेंगी। और जैसे ही आपको वीडियोस मिलेंगी, आपके कॉन्सेप्ट्स, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स दो क्लियर होंगे, एग्जाम पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट भी बताया जाएगा आपको। अगर आपको किसी भी टॉपिक की बहुत ज्यादा नीड है कि हाँ वो जल्दी आपको मिल जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, वो टॉपिक पहले पढ़ा दिया जाएगा, सो दैट आपकी जो भी नीड है वो पूरी हो सके। आपने एंड तक हमारी वीडियो देखी, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंजॉय योर डे।